बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लाइट के जो रिमेनिंग कोर्स कंटेंट्स हैं, डाइफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डाइफ्रैक्शन क्या है। तो हमने देखा था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल पॉइंट आ रहा था वो ब्राइट था। तो अगर लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो सेंट्रल पॉइंट पे शैडो बनना चाहिए था, यानी वो डार्क होना चाहिए था, लेकिन वो ब्राइट था। तो वो किस वजह से था? दैट इज ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंतहाई स्मॉल साइज की बॉल है जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है, उसको हम क्या करते हैं, लाइट की मदद से इल्यूमिनेट करते हैं। तो जब उसका शेडो बनता है तो शेडो में देखा गया कि उसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो ब्राइट था। अब अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही होती तो जो सेंट्रल पॉइंट था वो ब्राइट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, डार्क। अब ये किस वजह से डार्क है? तो उसकी वजह यह है कि जब लाइट बॉल के ऊपर फॉल करती है तो बॉल की जो सरफेस है वहां से फिर जो पॉइंट लाइट है वो एक्ट करती है पॉइंट सोर्स के तौर पे। तो उससे जो सेकेंडरी वेवलेट एमिट होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है वो ब्राइट प्रोड्यूस होगा। दैट इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डाइफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो, उसको हम क्या नाम देते हैं, डाइफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी को मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। वो क्या है? द डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। जो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो किस वजह से होती है? इन इफेक्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। तो जो डाइफ्रैक्शन है इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस होता है, किसकी वजह से? बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होंगे लेकिन जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इसमें हम देखें तो जो सेम वेव फ्रंट है वो कौन सा ऑप्शन होगा, बेटा? तो ये ऑप्शन हमारे पास इसका सही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यू। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या है, टू ऑब्जर्व डाइफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज, यानी अगर हम डाइफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो हमारे पास ऑब्स्टेकल है उसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो जो डाइफ्रैक्शन का इफेक्ट है, जो बेंडिंग का इफेक्ट है, वो उसी वक्त होगा जब जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल के साइज के कंपेरेबल होगी। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल है लेकिन जो ऑब्स्टेकल हम ले रहे हैं उसका साइज क्या है, लार्ज, तो फिर डाइफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, शुड बी सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, तो बिल्कुल सही है। शुड बी मच लार्जर देन वेवलेंथ, यानी जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज लार्ज हो बहुत ज्यादा वेवलेंथ की निस्बत, तो ये भी सही नहीं है। हैव नो रिलेशन टू द वेव, शुड बी एग्जैक्टली। तो जो ऑप्शन हमारे पास सही होगा वो अल्फा ऑप्शन सही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द फर्स्ट डाइफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन एट। कहता है सिंगल स्लिट में हम क्या कर रहे हैं, डाइफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट मिनिमा आ रहा है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हम यूज करेंगे m इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट है फॉर द वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ है ये किसके इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 5000 इंटू 10 टू रेज टू पावर -10 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -7 मीटर, ये इस तरफ लेकर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमने विड्थ ऑफ स्लिट फाइंड करनी है, यानी हमने डी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली गलती कर देते हैं कि हमने जो फॉर्मूला यूज करते हैं मिनिमा के लिए, सिंगल स्लिट के लिए, इसका वही फार्मूला होगा जो बाकी सब में हम मैक्सिमा के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ फार्मूले में गलती कर देते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो इसमें हम क्या करेंगे, d हमें फाइंड करना है, sin 30 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/2, m 1 है और लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 टू रेज टू पावर -7। अब अगर 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 10 टू रेज टू पावर -7। अब नेक्स्ट है
इसको हम मजीद अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.0 10 टू रेज़ टू पावर -6 मीटर। अब देखते हैं क्या आंसर है ये। तो इस सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 1.0 10 टू रेज़ टू पावर -4 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 1.0 10 टू रेज़ टू पावर -4 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास एक ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर हमने नंबर्स ऑफ लाइन जो है पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है, उनको रूल किया होता है मैकेनिकल वे से। उस जो प्लेट है उसको हम नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब जो आम डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें 400 से लेके 5000 लाइन जो है ये ड्रॉ की जाती हैं पर सेंटीमीटर। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरली हम कितनी लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो 400 से कितनी होगी? 4000। उसके बाद नेक्स्ट है डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? जो हमारे पास टू स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन होगी, टू स्लिट्स के दरमियान जो फासला है उसको d से ज़ाहिर करते हैं और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर आएगा। उसके बाद है टोटल लेंथ को हम क्या करते हैं? टोटल नंबर्स ऑफ स्लिट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो ग्रेटिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब अगर ये जो एंगल है यानी जो लाइट फॉल कर रही है ये बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे जाके हिट कर रही है तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ये जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आएगी ये 0 होगी। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो सेंट्रल पॉइंट पे हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी और उस ब्राइट फ्रिंज को हम नाम देते हैं जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट क्या है कि अगर इस एंगल थीटा को हम बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो उस लम्हे जो हमें ब्राइट फ्रिंज नजर आएगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का। उसके बाद नेक्स्ट है मजीद अगर हम क्या करते हैं d sin थीटा यानी थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो कंडीशन क्या होगी कि नेक्स्ट हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो 2 लैम्डा के इक्वल आ जाएगा और उस लम्हे जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगे उसको हम नाम देंगे सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, फिर फिफ्थ के लिए, यानी जब पाथ डिफरेंस फोर्थ वेवलेंथ के इक्वल होगा तो फोर्थ लैम्डा आ जाएगा। तो हमारे पास ये जनरल रिलेशन आ जाता है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। उसके बाद नेक्स्ट है ये उस वक्त था कि अगर हम क्या कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे हैं या सिंगल वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं। अगर हम नंबर्स ऑफ वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं तो जब नंबर्स ऑफ वेवलेंथ फॉल करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास ये जो एंगल है ये डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ यानी कौन से ऑर्डर की डायफ्रैक्शन हो रही है। तो जितना हायर ऑर्डर आता जाएगा तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता जाएगा हायर ऑर्डर होने की वजह से उनकी जो डायफ्रैक्शन का इफेक्ट है वो भी क्या होगा ज्यादा होगा। लिहाजा हायर ऑर्डर पे अगर हम मल्टी कलर लाइट यूज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट कलर में अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगी यानी उसमें हम आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 500 लाइंस पर मिलीमीटर यानी हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें पर मिलीमीटर यानी लाइंस की तो जो तादाद है n इज इक्वल टू 500। अब कितनी लेंथ में है पर मिलीमीटर यानी l हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है इट्स स्लिट स्पेसिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट इज। तो जो ग्रेटिंग एलिमेंट होगा उसको हमें फाइंड करना है तो ग्रेटिंग एलिमेंट को हम d से ज़ाहिर करते हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है d इज इक्वल टू लेंथ पर यूनिट टोटल नंबर्स ऑफ स्लिट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो लेंथ कितनी है 1 नंबर्स ऑफ जो स्लिट्स थी वो कितनी थी 500। 1 को जब हम 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 ये मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा मिलीमीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.1 10 टू रेज़ टू पावर -3 मिलीमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एमसीक्यू के लिए
कि डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के दरमियान। तो सबसे पहले ये इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी ये वेव्स की सुपरपोजिशन की वजह से है। अब वो कौन सी वेव्स हैं? फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, यानी टू कोहेरेंट सोर्स से जो वेव्स आती हैं उनकी सुपरपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेरेंस। लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या होगा? इसमें सुपरपोजिशन होती है किनकी? सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट। अब ये वेवलेट कहां से आते हैं? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ, ये डिफरेंट पार्ट से आएंगे लेकिन जो सेम वेव फ्रंट से आएंगे, वेव फ्रंट क्या होगा? सेम होगा। तो उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद क्या है? ऑल फ्रिंजेस ऑफ सेम विड्थ। तो इंटरफेरेंस में हमारे पास जो ब्राइट फ्रिंज है, जो डार्क फ्रिंज है, सबकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी? सेम होगी। लेकिन डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। ऑल सेकेंडरी फ्रिंजेस हैं उनकी क्या होगी? विड्थ सेम होगी, बट द सेंट्रल मैक्सिमम इज डबल द विड्थ। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी विड्थ उससे क्या होगी? डबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। यानी एक ब्राइट फ्रिंज है, जो उसकी है नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की भी क्या होगी? उतनी ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज की भी क्या होगी? उतनी ही होगी। यानी इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या होगा? इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, यानी जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस होगी। जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन जो ही ऑर्डर बढ़ता जाए इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमा मे बी जीरो। तो इसमें इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज नॉट जीरो। यहाँ पे मिनिमा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वहां पे हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन यहाँ कभी भी जीरो नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटर द वेवलेंथ, यानी जो वेवलेंथ है अगर उसकी वैल्यू लार्ज होगी, ग्रेटर द वेवलेंथ, तो उसकी वजह से क्या होगा? हायर विल बी द डिग्री ऑफ डायफ्रैक्शन, यानी डायफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। नेक्स्ट है कि जो डायफ्रैक्शन है इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो किसी डिवाइस की रिजॉल्विंग पावर है ये उसको लिमिटाइज करती है। यानी किसी अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डायफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा? बेंडिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। लिहाजा उससे हम क्या कर सकते हैं? दो जो पॉइंट्स हैं उनको उतना ज्यादा क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी जो डायफ्रैक्शन इफेक्ट है ये क्या करती है? जो रिजॉल्विंग पावर है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने की जो खसूसियत है उसको लिमिटाइज करती है, उसको एक लिमिट में रखती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह।